स्वागत है आपका जीसीसी कोचिंग क्लासेस में। कल हमने बात की थी भूगोल विषय के बारे में, अक्षांश और देशांतरों के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं समय निर्धारण के बारे में। कल हमने बात की अक्षांश और देशांतर के बारे में। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अक्षांशों में कुल कितने वरत होते हैं? ऑप्शन आपके पास में है 181, 179, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। जी संदीप जी, आपका बिल्कुल सही है। हाँ सुरेश जी, आप भी बिल्कुल सही हो। लगता है आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो देखा है। सही है जी। अक्षांशों में कुल वरत एक ही है, जो मैंने कल बताया था 0 डिग्री वाला। उसी प्रकार से मैं बात करूं कि देशांतर में कुल वरत कितने होते हैं। देशांतरों में कुल वरत कितने होते हैं। मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि देशांतर क्या होती हैं, अर्धवर्त होती है, और कुल देशांतर 360 होती है। एक देशांतर के पीछे दूसरी देशांतर होती है। तो याद रखना, दो देशांतर मिलकर एक वर्त का निर्माण करती हैं। तो 360 में कुल कितने वर्त हो गए? 180। इस प्रकार के क्वेश्चन पुट होते हैं। जैसे अक्षांशों की बात की, उसी प्रकार से कुल देशांतरीय वर्त कितने होते हैं, तो कितने होंगे? 180। अगर पूछे अक्षांश और देशांतरीय दोनों का पूछे करके, तो कितने होंगे? 1 + 180, मतलब 181 वर्त पूरे ग्लोब पर पाई जाती है। ठीक है। कल हमने बात की थी अक्षांश और देशांतर की। तो दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को, जिस प्रकार देखिए आप, ये देशांतर है, इनके बीच का क्षेत्र पाया जाता है, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को। उसी प्रकार से अक्षांश जो होती हैं, उन अक्षांशों के बीच का भी क्षेत्र होता है, जिसमें हमने बात की थी दूरी और लंबाई की। तो जो देशांतर होता है, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? गोल। याद रखना, दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को हम गोल कहते हैं। उसी प्रकार से हम दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोल कहा जाता है और दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसी देशांतर की। हमने कल बात की थी कि देशांतर जो है वो समय निर्धारण के काम आती है। आप मुझे एक चीज बताइए, बिल्कुल नॉर्मल है, कि पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। संदीप जी आप भी सही है, इंदु जी आप भी बिल्कुल सही हो। देखिए, पृथ्वी जब भी गति करती है, जीरो डिग्री देशांतर पृथ्वी गति करती है, तो कुल देशांतर हमने बात की है 360 है। कुल देशांतर 360 है। और जब यहां से स्टार्ट होते हैं तो कुल 360 पार कर जब यहां आते हैं, तो उस समय कितना समय पूरा करती है पृथ्वी? 1 दिन। जीरो से शुरू होकर जब भी हम जीरो पर पहुंचते हैं, तो पृथ्वी कितना समय करती है? पूरा 1 दिन। अर्थात हम बात करेंगे 1 दिन बराबर 24 घंटे। 24 घंटे का समय होता है।
24 घंटे में कुल देशांतर पार करती हैं 360 बराबर 24 घंटे। अब इस घंटे को हम बदलेंगे मिनट्स में। मिनट्स में बदलेंगे, आप सबको पता है घंटे में 60 मिनट्स होती हैं, मल्टीपल किया है 60 से। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि एक देशांतर 0 से 1 पर पहुंचेंगे तो कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है। 24 मल्टीपल 60 बटा में 360, 0 से 0, 6 बाई 6 36 और 6 24 में डिवाइड किया तो 4। 1 डिग्री पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। एक चीज नोट करना कि ये 0 डिग्री है, साइड सबको पता होती हैं, ये ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये साइड्स हैं। अब हम देखेंगे कि जो सेमी हेमिस्फेयर होता है, जिसको आप गोलार्ध का नाम देते हैं, गोले का अर्धभाग, गोलार्ध। मुख्य गोलार्ध हम देखते हैं, एक तो होता है ये गोला है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर बीच में 0 डिग्री अक्षांश है, आधा भाग ऊपर और आधा नीचे। ऊपर वाले पार्ट को आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध, गोले का अर्धभाग। कहाँ है? उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से जब ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री की, और ये भी क्या करेगी, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी, तो ये जो गोलार्ध रहेगा, ये कौन सा गोलार्ध रहेगा? ईस्ट, मतलब पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध रहेगा? पश्चिमी गोलार्ध। अब हमारी जो कंसेप्ट है वो ये है कि पूर्वी गोलार्ध में हमेशा क्या होती है? समय की वृद्धि होती है, समय की वृद्धि होती है। और पश्चिमी गोलार्ध में हमेशा समय की क्या होती है? कमी होती है। अर्थात हम ये देखेंगे कि 0 डिग्री पर कोई समय है, मान लो सुबह के 10 बजे हैं, मान के चलिए सुबह के 10 बजे हैं, तो मैं बात करूंगा 0 के बाद में 1 शुरू होता है। मैंने पूछा 1 डिग्री पर समय कितना होगा? आपको पता है 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो आप सीधा सा तात्पर्य लगाएंगे कि 1 डिग्री हमने वृद्धि की है, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय वृद्धि करेगा, प्लस 4 मिनट, तो कितना समय हो जाएगा? 10:04। देखिए पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वहीं मैं बात करूंगा इसके पीछे 0 डिग्री पर 10 का समय हो रहा है, इसके पीछे 1 डिग्री, ठीक है। अब पीछे जाएंगे तो समय में क्या होगी? कमी होगी। कितने डिग्री पीछे जाना है? 1 डिग्री। 4 मिनट घटाने के बाद में 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय होगा 9:56। इस प्रकार से पूर्वी गोलार्ध में वृद्धि होती है समय की और पश्चिमी गोलार्ध में कमी होती है। देखिए कुल 360 हैं, वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उसके व्यवस्थित क्रम को हम देखेंगे कि ये आपका 0 डिग्री है, और उसके बाद में आगे जो देशांतर स्टार्ट होती हैं वो 1 नंबर से होती हैं, फिर आगे 2 नंबर से होती हैं, 3 नंबर से होती हैं, इस प्रकार से चलते चलते जाएंगे।
पीछे भी हम स्टार्ट करते हैं 1 से, फिर 2 से, 3 से। इस प्रकार से आप जब लास्ट में जाओगे तो वहां पर एक रेखा मिलेगी 180 की। अब 0 से आगे गए इस साइड में 180 आ गया, और इस साइड से भी आप जाओगे तो भी क्या आएगी 180, अर्थात 180 देशांतर सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे आप इस साइड से चले जाएं, चाहे आप उस साइड से चले जाएं। इस रेखा को 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आइडियल इंटरनेशनल डेडलाइन। इससे हमें दिनांक, तिथि या डेट का निर्धारण होता है। देखिए, समय के बारे में कुछ क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 बजे हैं का समय है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। क्या बता रहा है? 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ऊपर लिखिए 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, W से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद में टाइम क्या पूछ रहे हो? वो टाइम पूछ रहा है जी आपसे 30 डिग्री ईस्ट की बात कर, पूर्वी। ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। अब देखिए डिफरेंस, 60 के बाद में आप चलोगे तो बीच में मैन रेखा आएगी जिसको आप संबोधित करते हो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। अब यहां पर समय है 10 AM। अब आपको ये पता है 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। आप डिग्री काउंट कीजिए, कितने का डिफरेंस है? 60 तो ये काउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में 30 ये काउंट हो जाता है। 60 और 30 टोटल डिफरेंस 90 डिग्री का है। अब देखिए 90 डिग्री का डिफरेंस है, 1 डिग्री के डिफरेंस में कितना मिनट का समय बचता है? वृद्धि कितनी की होती है? 4 मिनट। तो 90 में कितने का डिफरेंस बढ़ जाएगा? 360। क्या आएंगे? मिनट। तो 60 मिनट में कितने घंटा होते हैं? 6 घंटे होते हैं। अब ये 6 घंटे का समय आपके पास में आ गए। अब देखेंगे कि ये पूर्वी साइड में जा रहा है या पश्चिमी साइड में जा रहा है। ये जो हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है ये पूर्वी साइड की ओर जा रहा है। पूर्वी साइड में पूछ रखा है कितना समय होगा, तो क्या होगी? वृद्धि होगी, कमी होगी? वृद्धि होगी। यहां पर 10 बजे सुबह की, 6 घंटे का समय ज्यादा होगा तो कितने हो जाएंगे? 4 बजेंगे। किसके? शाम के 4 PM। इसका आंसर सही होगा 4 PM। इस प्रकार से क्वेश्चन समय के पुट अप किए जाते हैं।
अब जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है वहां का जो मेन समय है, मुख्य समय है, वो 12 बजे माना जाता है। वो 12 बजे दोपहर के हैं, मतलब पीएम, दोपहर के 12 बजे। ये इक्वल टाइम है भी, बिल्कुल सही टाइम है 12 बजे, ये बिल्कुल सही टाइम है। ठीक है, अब उससे आगे जाएंगे हम तो हमारा भी एक समय आता है। हमारा समय इससे अलग है और ये जरूरत क्यों पड़ी? एक कंसेप्ट आती है समय कटिबंध। ये समय कटिबंध बनाए गए हैं पूरी पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में डिवाइड किया गया है। 24 में डिवाइड किया गया है। 15 डिग्री बराबर एक समय कटिबंध माना जाता है। ठीक है, अब इस समय कटिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो स्थानीय समय होता है उसमें असुविधा उत्पन्न हो जाती है। मान लो यहां से हम पूरे विश्व का काउंट करेंगे तो क्या हो जाती है, स्थानीय समय में असुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। इसी के कारण अलग अलग समय कटिबंध बनाए गए हैं। उसी प्रकार से हमारे भारत में भी एक समय रेखा गुजरती है जिसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर। और यहां पर जब 12 बज रहे हैं तो यहां का समय कितना माना गया है? यहां का बिल्कुल एक्यूरेट समय है 5:30। प्लस का निशान आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूर्व में जाने पर वृद्धि होती है। अब देखिए यहां पर 12 बजे हैं और 82.5 पर 5:30 का टाइम दे रखा है। क्यों दे रखा है, कैसे दे रखा है? देखिए 82.5, अब इसमें आपको पता है कि 82 डिग्रीज में कितने समय का डिफरेंस होगा? मल्टीपल कीजिए 4 से और कितना आ जाएगा 328, और बच गया आधा डिग्री। 1 डिग्री में 4 का समय, आधे में 2 का, तो 328 प्लस 2 बराबर 330 मिनट हो गए टोटल। और 330 मिनट में जो घंटे बनते हैं वो 5 घंटे 30 मिनट का समय अपना स्थानीय समय है। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्जापुर है, वहां नैनी नाम का स्थान है, वहां से गुजरती है। एक रेखा और आती है कर्क रेखा, जो आपको बताई गई थी कल। भारत में ये कर्क रेखा गुजरती है और 82.5 भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और एक स्थान है, वो स्थान है कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिला है, वहां पर ये दोनों क्रॉस करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेदित करती है? तो छत्तीसगढ़ में करती है। और पर्टिकुलर कोई जिला पूछे तो सूरजपुर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इंटरसेक्शन करती है। अब देखिए समय के अकॉर्डिंग समय के अकॉर्डिंग कुछ समीकरणें बनती हैं। अब देखिए उससे पहले, समीकरण से पहले एक चीज आती है, एक आता है दर्श समय जिसको क्वांट टाइम बोलते हैं, और एक आता है मध्यमान समय जिसको मीन टाइम बोला जाता है। दोनों में क्या अंतर है? दर्श समय होता है वो सूर्य का समय होता है, सूर्य का, और जो मध्यमान समय होता है वो अपने घड़ी का समय होता है। दर्श
समय होता है वो सूर्य के अकॉर्डिंग होता है, और मध्यमान समय होता है जो हम अपने यूज करते हैं घड़ी को, समय होता है मध्यमान समय। तो सूर्य के समय और अपनी घड़ी के समय, कहने का मतलब दर्श समय और मध्यमान समय में कई बार अंतर उत्पन्न हो जाता है, कई बार अंतर उत्पन्न हो जाता है। उस अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? समय समीकरण बोलते हैं। उस अंतर को हम क्या बोलते हैं? समय समीकरण। और ये समय समीकरण धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं और शून्य भी होती हैं, तीनों होती हैं। धनात्मक समय समीकरण कब होगी? देखिए एक एग्जांपल देखिए, सूर्य अपने अकॉर्डिंग सीधा चमक रहा है 12 बजे, लेकिन उस समय अपनी घड़ी में जो टाइम है वो टाइम है 12:01 का। तो ये समय की वृद्धि हो गई अपनी घड़ी के अनुसार, तो क्या हो गई? समय की वृद्धि, लेकिन सूर्य तो अपने हिसाब से सही चमक रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक समय समीकरण। अगर सूर्य 12 बजे सीधा चमक रहा है, अपनी घड़ी का समय आ गया 11:59, तो समय क्या हो गया? कम हो गया। जो सीधा चमक रहा है सूर्य वो समय से पहले ही चमक गया, तो क्या हो गया? ऋणात्मक समय समीकरण। और शून्य समय समीकरण क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जिनमें कोई अंतर नहीं होता है, सूर्य 12 बजे चमकता है और उसी समय घड़ी का समय भी क्या होता है? 12 बजे होता है। जैसे कुछ पर्टिकुलर समय है 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर और 25 दिसंबर, ये पर्टिकुलर समय है। इन 4 तिथियों पर समीकरण क्या बनेगी? शून्य बनेगी। शून्य समीकरण सिर्फ 4 दिन बनती है, 16 अप्रैल को, 15 जून को, 1 सितंबर को और 25 दिसंबर को। ये है समय समीकरण। इसके अलावा एक चीज और रह जाती है, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी जब घूमती है कितने तरीके से घूमती हैं और क्या इफेक्ट होते हैं घूमने से, वो चीज हम देखेंगे। पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण, ये देखेंगे। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक को कहते हैं परिभ्रमण या घूर्णन गति, जिसको रोटेशन भी कहा जाता है, और एक है परिक्रमण गति, जिसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। और याद रखना, इस परिक्रमण गति में एक चीज शामिल होती है, 23.5 डिग्री का झुकाव। 23.5 डिग्री का जो पृथ्वी का झुकाव है वो परिक्रमण गति में शामिल होता है। ये जो गति है परिभ्रमण घूर्णन गति जिसको बोलते हैं, ये गति पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती है, और ये जो गति है ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है? दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। और पवन व महासागरीय धाराओं में परिवर्तन आता है। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, कोरियोलिस फोर्स बल, ये किसके द्वारा लगता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण लगता है। ये हम आगे जलवायु विज्ञान में
डिस्कस करेंगे कि कोरियोलिस बल क्या है। उत्तरी गोलार्ध में जाने पर दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर बाईं ओर हवाएं मुड़ जाती हैं। उसके बाद में अगर पृथ्वी, देखो कंसेप्ट कैसे होती है, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या होगा कि 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रातें बनेंगी। ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। ठीक है, अब देखिए परिक्रमण गति के कारण क्या होता है। इसमें दिन रात बन रहे हैं, इसमें दिन रात छोटे बड़े होते हैं, किसके द्वारा? परिक्रमण गति के कारण। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी तो दिन रात क्या होते हैं? छोटे बड़े। और नंबर 2 क्या बनती हैं? ऋतुएं बनती हैं। 4 मुख्य ऋतुएं हैं, सर्द है, शीत है, ग्रीष्म है और बसंत है। ये 4 ऋतुएं किसके द्वारा बनती हैं? परिक्रमण गति के कारण बनती हैं। ये है आपकी पृथ्वी की गतियां। और इसके अलावा कुछ कटिबंध हैं, जैसे हमने बात की 2 अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। 0 से 23.5 के बीच में एक कटिबंध होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 के बीच में होता है जिसको उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और 66.5 से 90 के बीच में एक कटिबंध होता है जिसको जानते हैं शीत कटिबंध। ये टेम्परेचर के आधार पर है। 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक, 0 से 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहां पर सामान्य तापमान पाया जाता है, न शीत होता है न उष्ण होता है, इसलिए शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण कटिबंध होता है। और यहाँ पर बिल्कुल बर्फ के रूप में जल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बिल्कुल शून्य होता है, जिसके कारण यहाँ का जो कटिबंध है वो क्या है? शीत कटिबंध है। अब देखिए पृथ्वी का जो रोटेशन देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का जो रोटेशन। अगर ये समझ में आ जाता है तो आगे बहुत सी कंसेप्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए ये है 0 डिग्री। नमस्कार दोस्तों, असुविधा के लिए खेद है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके कारण वीडियो बीच में रुक गया था। देखिए हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी अर्थ रोटेशन पर। अर्थ रिवोल्यूशन जो है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों चक्कर लगाती हैं तो क्या क्या चीजें बनती हैं। जब सूर्य 21 मार्च को विषुवत रेखा पर होता है और जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, 23 सितंबर को विषुवत पे होता है, 22 दिसंबर को मकर पे होता है, तो कौन कौन सी चीजें उत्पन्न होती है। देखिए जब 21 मार्च को होता है तो उस समय बसंत विषुव होता है, और जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है उस समय ग्रीष्म अयनांत होता है, समर सोलिस्टाइस होता है। और 23 सितंबर को जब सूर्य वापस विषुवत रेखा पर पहुंचता है तो ऑटोमनल या जिसको हम बोलते हैं बोरियल इक्विनोक्स होता है, और 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइस होता है। अब देखिए जो विषुव शब्दावली है, ये विषुव शब्दावली क्या है? विषुव उसको बोलते हैं जब दिन और रात बराबर हो और ऋतुओं में समानता पाई जाती है, उसको हम विषुव कहा जाता है। देखिए विषुव का मतलब दिन और रात दोनों बराबर हो और ऋतुओं में
समानता हो, रित में समान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विषुवत रेखा पर हमेशा देखो दो चीजें, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कब होते हैं, 21 मार्च प्लस 23 सितंबर। लेकिन विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा पर हमेशा हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है, तो यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि प्रकाश की जो अवधि है वो अधिक समय तक रहेगी। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटी रात होती है। उसके अकॉर्डिंग जब 22 दिसंबर की बात करेंगे तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में, उस समय 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी और सबसे बड़ा दिन होगा। ये समर सोलिस्टाइस है और ये विंटर सोलिस्टाइस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये यही क्यों है, 90 डिग्री तक सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं गया है? इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, इसलिए सूर्य का सीधा प्रकाश 23.5 तक ही पहुंच पाता है। और पृथ्वी अपने कक्षा तल पर 23.5 को हटाकर हम बात करेंगे, 23.5 को हटाकर हम बात करेंगे, जो शेष बच जाता है 66.5, ये अपनी कक्षा तल पर है। 66.5 कक्षा तल पर और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये कुछ कंसेप्ट है। इसके अलावा एक चीज और आती है, एक नाम आता है प्रदीपन वर्त या प्रदीपित वर्त। वो क्या होता है, प्रदीपित वर्त या प्रदीपन वर्त, प्रदीपन वर्त। पृथ्वी पर क्या होता है, आधे भाग पर प्रकाश होता है और आधे भाग पर अंधेरा होता है, या प्रकाश को आप उजाला कह सकते हो। अंधेरे और उजाले को डिवाइड करने वाला जो वर्त होता है, उसको आप क्या नाम देते हो, प्रदीप्त वर्त कहते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, तो कुछ डिग्रीज बनती हैं, कोण बनता है, और वो कोण क्या कहलाता है, सूर्य की तिरछी किरणों के कारण जो कोण बनता है उसको आप किस नाम से जानते हैं, आपतन कोण के नाम से जानते हैं। आपतन कोण किसके द्वारा होता है, सूर्य की किरणों के द्वारा होता है। देखिए कहां पर कितना आपतन कोण होता है, ये चीज देखेंगे। मान लो सूर्य का सीधा प्रकाश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर है, ठीक है, तो कर्क रेखा पर आपतन कोण कितना होगा? तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, आपतन कोण ज्ञात करना है। और आपतन कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 90 डिग्रीज होती हैं, क्योंकि 0 से 90 तक का ही डिफरेंस होता है उत्तर में और 90 तक का ही दक्षिण में। हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की। तो 90 डिग्री का डिफरेंस देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा से हमें ज्ञात करना है कर्क रेखा पर। तो ये डिफरेंस कितने डिग्री का हो गया, ये डिफरेंस टोटल हो गया 23, और ये आधा
23.5 डिग्री का डिफरेंस हो गया और हमारे पास में कुल कितने हैं 90 डिग्रीज हैं। इस डिफरेंस को किससे घटाना है 90 से घटाना है तो कर्क रेखा पर कितने डिग्री का आपतन कोण बढ़ेगा 66.5 डिग्री का आपतन कोण बनेगा। इस प्रकार से आप आपतन कोण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको कि 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमक रहा है। यहां पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमक रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री है। तो बताइए मकर रेखा पर आपतन कोण कितना होगा। देखिए कीजिए 1 मिनट। मैंने पूछा है कि कर्क रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमक रहा है तो मकर रेखा पर आपतन कोण कितना होगा। नहीं विनोद जी 23.5 नहीं होगा। विपिन जी ठीक बोल रहे हैं। नरेंद्र जी भी अच्छे बोल रहे हैं, ठीक है सही है। देखिए क्या होता है इसमें 23.5 डिग्री पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमक रहा है कर्क रेखा। तो देखना क्या है हमारे पास में 90 डिग्री है, ठीक है। डिफरेंस देखना है कर्क रेखा से मकर रेखा का जो डिफरेंस है वो कितना है। 23.5 तो ये हो गया प्लस 23.5 ये हो गया, टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 47। कितना हो गया 47, टोटल डिफरेंस हो गया 47 का। अब ये टोटल डिफरेंस किससे घटाना है 90 से घटा दो, कितना बच गया 43। तो मकर रेखा पर आपतन कोण कितना होगा 43। ये कुछ मुख्य कंसेप्ट थी और ये नॉर्मल जो व्यू है आपकी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट डेज हम अपने एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और जो टॉपिक है एक मुख्य शाखा है जो मैंने बताया था आपको जलवायु विज्ञान की। और जलवायु विज्ञान का सबसे पहला टॉपिक आता है आपका जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी। इसका पहला टॉपिक है वायु मंडल। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आपका बहुत बहुत आभार है वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लगातार निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मुझे अच्छे से व्यू दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या आपके लिए ये सुटेबल है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।